तो कैसे हैं आप लोग? तो सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम सर्वो मैकेनिज्म और रेगुलेटर का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और अब ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके एग्जाम के लिए मार्क्स लपेटने के लिए, भर भर के कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाने वाला है, 5, 6, 7 लेक्चर तक। तो ज्यादा देर किए बिना अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन डाल लो और दूसरों की उंगली करना बंद करो, और चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की गंगा। तो भैया अब तो आदत सी हो गई है, यूनिवर्सिटी वाले ये आदत डालते हैं और आप लोग ये आदत लेते हो, इसलिए सबका ही आदत पड़ गई। यानी इसके बिना मजा नहीं आता कि भैया कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करो तो इंट्रोडक्शन हमें दे दिया करो पहले, वरना हमारे पेट में शांति नहीं मिलती, पेट में गर्मी लगने लगती, आग लग जाती है हमारे दिमाग में, पेट में शांति से पढ़ा नहीं जाता। इसलिए पहले इंट्रोडक्शन ले लो भैया तुम लोग। तो ट्रांसफर फंक्शन का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि किसी भी सिस्टम का तुम इनपुट और आउटपुट, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो ले लो और इनिशियल कंडीशंस को इक्वल टू 0 मानकर, तो वो उसका ट्रांसफर फंक्शन माना जाता है। यानी कि आपके सिस्टम का जो भी इनिशियल कंडीशन है उसको 0 कर दो और इनपुट और आउटपुट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनका रेशियो ले लो, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिनोट किया जाता है। ये टिप हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन में बहुत काम आएगी कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का डोमेन हो तो उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है। दूसरा भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसमें दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं है। और ये जो ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भारी चौड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके सिस्टम में एक इनपुट और एक ही आउटपुट हो, और दूसरा कि वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, आखिर क्या मतलब क्या है इसका? तो पहली बात कि तुम्हारे सिस्टम में जो भी इनपुट जा रहा है और जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी क्वांटिटी 1 ही होनी चाहिए। यानी उसका 1 वोल्ट 1 एम्पियर ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही टाइप का इनपुट और एक ही टाइप का आउटपुट एक टाइम पर। और दूसरा कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी उनके इनपुट और आउटपुट का तुम अगर ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स वाई पर, तो उसकी जो लाइन मिलेगी वो लीनियर होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा कि टाइम इनवेरिएंट, यानी 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, जब देखना है देखो, पर वो लाइन वहां से डस से मस ना होनी चाहिए, उसका ग्राफ सालों साल वैसे ही रहना चाहिए, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आना चाहिए उसमें। अब दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टाइम इनवेरिएंट होता है उसका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है कि an dn y ऑफ t बाई डी टी रेज टू n, और इसमें एक एक पावर कम करते जाएं तो लास्ट में a1 d डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ t डिवाइड बाई डी टी प्लस a0। यहां पर तुम देख सकते हो कि a का जो सफिक्स है वो n से लेकर 0 तक जा रहा है, और जो डिफरेंशिएशन है हमारा, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर वो n से लेकर 0 तक आ रहा है, और 1 आने के बाद जब a 0 हो जाता है तब डिफरेंशिएशन हट जाता है। और ये सारे जो है y ऑफ t ये हमारे आउटपुट हैं। इसके सामने इक्वल टू क्या है, वो है b ऑफ m इंटू डिफरेंशिएशन रेज टू m u ऑफ t, ये हमारे इनपुट हैं, जिसका इक्वेशन कुछ ऐसा ही है। बस फर्क ये है कि ये an से a0 जा रहा था और यहां पर bm से b0 आ रहा है। ये कुछ कांस्टेंट है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन इक्वेशन के साथ। अब ये इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है, कौन बाबा आदम का जमाने का इसको सॉल्व करने बैठेगा? हम लोग फास्ट फॉरवर्ड न्यू जनरेशन है, हमें कुछ फास्ट जुगाड़ चाहिए यार। तो उस जुगाड़ के लिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को घुसा दिया बीच में। तो अगर हम इसकी इनिशियल कंडीशन को 0 मान ले और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें तो क्या होगा? सिंपल, जहां पर भी डी ऑफ वाई है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ टी है, उसकी जगह एस लिख दो तो तुम्हारा काम हो गया। यानी डी बाई डी टी की जगह एस कर दो और उसकी जो पावर है वो एस में डाल दो। तो जैसे कि ए एन, तो ए एन सेम, डी रेज टू एन वाई ऑफ टी बाई डी टी रेज टू एन, तो उसके पूरे की टर्म की जगह हमने सिर्फ एस एन लिख दिया, और वाई ऑफ टी जो है उसको बाहर कॉमन हमने वाई ऑफ एस कर दिया। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उसका टाइम डोमेन से। और इसी तरह सबके अंदर जब y आएगा, y ऑफ s, उसको हमने कॉमन यहां पे बाहर निकाला हुआ है, तुम ध्यान से देखो इधर a ऑफ 0 का ब्रैकेट ओवर होने के बाद। और यहां पर एक बात ये भी नोटिस करने जैसी है कि पहले हम स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे थे, अब जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया तो अब ये कैपिटल लेटर में डिनोट हो गया और उसका ब्रैकेट में s आ गया। और यही केस हमारे बाजू वाले में भी है आउट इनपुट में कि b ऑफ m कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा भैया, लेकिन जो d ऑफ रेज टू m बाई डी टी रेज टू m था
उसकी जगह हमने एस एम डाल दिया, और वैसे ही जो यू ऑफ टी था स्मॉल यू, उसका बाहर हमने कॉमन कैपिटल यू बाहर निकाल दिया। अब ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ इसी के अंदर पॉसिबल कि हमने कांस्टेंट को निकाल दिया। अब अगर आप देखोगे तो एक बाजू है हमारे पास दो कांस्टेंट इनटू इनपुट और कांस्टेंट इनटू आउटपुट, तो इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें फ्रैक्शन मिल जाता है जो है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। और ये सिंप्लीफिकेशन हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किया। हाँ पता है कि अभी दिमाग से सब बाउंस से जा रहा है, पर इतना याद रखो कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन को हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके सिर्फ जो डी था उसकी जगह एस डाल दिया और पावर वही रखी और वाई को कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। ये हमने स्टेप अभी तक किया है। तो चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बातों में डिफाइन किया, तो मैथमेटिकली करते हैं। चलो, तो ये जो इनपुट आउटपुट की बात है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब मान लो तुम्हारा इनपुट आ रहा है कुछ आर ऑफ टी, यानी आर कुछ फंक्शन है उसमें टी है, और आउटपुट वैसे ही मिल रहे हैं तुम्हें सी ऑफ टी। तो इस तरह से उसका ब्लॉक डायग्राम तुम्हारा सबसे सिंपल बन सकता है कि आर ऑफ टी, जी ऑफ टी और सी ऑफ टी उसका आउटपुट। ये जी ऑफ टी जो है ये तुम्हारा पैरामीटर है, या जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो, कंट्रोल सिस्टम जो भी कंट्रोल कर रहा है उसका पैरामीटर जी ऑफ टी है, जिसे हम गेन भी बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर लाप्लास डोमेन में लगाऊंगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे और जो टी है उसकी जगह एस आ जाएगा। अब ये क्या है क्या? तो आर ऑफ एस हमें पता है इनपुट आ गया लाप्लास में, सी ऑफ एस आउटपुट आ गया लाप्लास में, जी ऑफ एस ये है हमारे सिस्टम का गेन, और टी ऑफ एस जो आने वाला है वो होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो टी ऑफ एस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकली उसे कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा रेशियो आउटपुट बाय इनपुट। तो ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन, और ये उसका सबसे जनरल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रहना चाहिए कि टी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस इक्वल टू सी एस बाई आर एस। यानी कोई बोले गेन ऑफ सिस्टम निकालो या ट्रांसफर फंक्शन निकालो, जो भी निकालना है निकालो, पर फॉर्मूला यही आएगा आउटपुट बाय इनपुट। या तो सिंपल अगर मैकेनिकल वाले हो या कोई भी हो, तुम सिंपल ऐसा याद रखो यार कि कोई भी मशीन हो दुनिया की, उसका एफिशिएंसी हो या इफेक्टिवनेस हो, आउटपुट बाय इनपुट, सिंपल बात है। तो अब बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसको कुछ स्पेशल फीचर्स की, यानी कुछ ऐसी खास बातें जो सिर्फ इसी में देखने मिलती है। क्या? पहली बात कि इसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम बहुत ही इजीली ऑब्टेन कर पाते हैं। कैसे? कि आपने देखा ही जो डी बाई डी टी था उसमें हमने सिर्फ एस डाल दिया और जो पावर थी उसको एस के पावर में डाल दिया। सेकंड कि मैथमेटिकल मॉडल किसी भी सिस्टम कंपोनेंट का तुम ओवरऑल सिस्टम से इजीली बना सकते हो। मैथमेटिकल मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिकल मॉडल यानी कोई भी तुम्हारा सिस्टम है उसको फिजिकल से मैथमेटिकल के फॉर्म में लाना हो तो ये बहुत काम लगते हैं मैथमेटिकल मॉडल, और ये सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन से ही बनते हैं। और क्योंकि इसमें हम लाप्लास अप्रोच यूज कर रहे हैं तो जो टाइम डोमेन में हमारा आर था बाई यू ऑफ टी, वाई ऑफ टी वगैरह वगैरह, उसको हम सिंपल अलजेब्रा इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। कैसे? ये जो इक्वेशन इतनी भारी भरकम आपको दिख रही थी उसको हमने सिंपल y को कॉमन कर दिया, u ऑफ s को कॉमन कर दिया, और सिंपल अगर इनको डिवाइड करें तो हमें एक रेशियो मिल जाता है। तो इतना सिंपल काम हम ऊपर वाले डिफरेंशिएशन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बाद में उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, फिर रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सिंपल आपने y ऑफ s कॉमन निकाल दिया, u ऑफ s कॉमन निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दो यानी रेशियो के फॉर्म में ले लो, आपका काम हो जाएगा सिंपल अलजेब्रा से। यहां पर कोई डिफरेंशिएशन घुसाने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट लो, अभी क्या बोलूं, क्या चप्पल कहां गई मेरी? चप्पल दे दो यार। यार साला लेक्चर इतने दिनों बाद सोचा कि आज शांति से तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन का शुभ श्री गणेश करते हैं लेक्चर का, और यहां पर भी नाक मारने आ गए ये बेशरम लोग। देखते हैं क्या सवाल लाए। सर 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 मैं एलियन बोल रहा हूँ। सर ये तो समझ आ गया कि मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए ट्रांसफर फंक्शन काम आता है सर, लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है सर? वो कभी सुना नहीं, कुछ समझा तो नहीं क्या होता क्या इसे, यानी क्या ये क्या काम क्या लगता है ये मैथमेटिकल मॉडल जो है? हमने ऑपरेशन रिसर्च में भी सुना है कि मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, पर ये काम क्या लगता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझा दो ना सर। इंजीनियर किसने बनाया तुम्हें? ये भी नहीं पता मैथमेटिकल मॉडल क्या काम आते हैं? दूसरे सब्जेक्ट में कभी पहले सुना नहीं है नाम? चलो फिर भी बता देता हूं यार, डिमांड आई है, क्या करें। ऐसे बेवकूफों के लिए ही तो हमने ये खोल के रखी है शाला।
ताकि ऐसे सवालों का जवाब दे सके जो कॉलेज के प्रोफेसर में तो तुम लोग की हिम्मत होती नहीं पूछने की, हमसे ही पूछ लिया करो, हम बता देते हैं। तो ये भैया पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, मैथमेटिकल मॉडल आखिर होते क्या है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है उनकी। तो सीधी बात, नो बकवास, कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम है असली का, अब उसके अंदर आपको इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप इनपुट की अलग अलग वैल्यू दोगे, अलग अलग आउटपुट की वैल्यू नोट डाउन करोगे, बाद में उनका रिलेशन फाइंड करोगे, तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम निकल जाएगा। हर बार इनपुट की वैल्यू तुम बदलोगे मैन्युअली, बाद में आउटपुट की वैल्यू नोट करोगे, इनपुट को नोट करोगे, दोनों के रिलेशन फाइंड करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे। तो रियल फिजिकल सिस्टम में इतना सब दिमाग और मेहनत और टाइम बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी तरह से मैं इन फिजिकल सिस्टम का एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दूं कि हाँ भैया इसके अंदर ये इनपुट दूंगा तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये आउटपुट आ जाएगा, बाद में मैं जितने चाहे इनपुट डालूं, जितने चाहे कर दूं, तो भी उस इक्वेशन के हिसाब से आउटपुट मुझे एक फिक्स क्वांटिटी में हर बार मिलता रहेगा। तो असली कंडीशन में दिमाग खराब किए बिना मुझे सिर्फ पेपर या कंप्यूटर के अंदर बार बार वो इनपुट की वैल्यू डालनी है और वो फॉर्मूला मुझे आउटपुट कैलकुलेट करके देता रहेगा। तो उस तरह से मेरा टाइम और एनर्जी जो है फिजिकल सिस्टम पे बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही बार में पेपर या कंप्यूटर से मुझे वो सारे रिलेशनशिप ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल का ये फायदा होता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है वो, अब स्प्रिंग मास सिस्टम में मुझे पता करना है कि अलग अलग मास की वैल्यू पे क्या क्या डिफ्लेक्शन आता है। तो प्रैक्टिकली करने जाऊंगा तो हम सबको पता है सुबह से शाम निकल जाएगी कि एक स्प्रिंग के अंदर इतने मास से कितना डिफ्लेक्शन आएगा रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, स्टिफनेस होती है, हमें पता है, पर जब पहली बार निकाला होगा तब क्या किया होगा, कितने दिन बिता दिए होंगे उन्होंने उसके पीछे। तो वैसे ही अगर कोई तुम प्रैक्टिकली कर रहे हो चीज तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। तो इन शॉर्ट उस मेहनत को बचाने के लिए, उस दिमाग खराब करने वाली चीज से बचने के लिए हम ये जुगाड़ लगाते हैं मैथमेटिकल मॉडल का, जिसमें ट्रांसफर फंक्शन हमारी बहुत मदद करता है। क्योंकि अगर नॉर्मली जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो टाइम डोमेन में चलते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा डोमेन में चलते रहते, कॉम्प्लेक्स फंक्शन डोमेन में चलते रहते, तो उनके सबके डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। लेकिन हम उन्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके सिंप्लीफाई करके एल्जेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल की ये सबसे खास बात है ट्रांसफर फंक्शन के केस में। चलिए तो हमारा मेन टॉपिक चलते हैं कि हमने फीचर तो देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन ये काम करता है, इसका ये खूबी होती है। अब हमारी मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है सॉल्यूशन करते हुए वक्त। तो सबसे पहले हमें जो अच्छा लगता है एडवांटेजेस उसकी बात करते हैं। तो एक बार अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया तो तुम एक आउटपुट रिस्पॉन्स के लिए या कोई भी आउटपुट रिस्पॉन्स दे दो यार दुनिया का कि मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, 10 वोल्ट का चाहिए, जो चाहिए यार। तो अगर एक बार तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन है और तुम्हें क्या आउटपुट चाहिए वो पता है, तो उसके लिए क्या इनपुट देना पड़ेगा वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड, कि तुम्हारे सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जैसे पोल, जीरोस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो उसकी सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज फाइंड करने में हेल्प करती है। तो ये भी हमें ट्रांसफर फंक्शन की मदद से मिल जाती है। और सबसे खास बात, जो एक पूरा चैप्टर है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है, उसमें भी ट्रांसफर फंक्शन ही काम लगता है। हमारे पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना आगे आने वाला है आपका, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिस्टम, तो उसमें ट्रांसफर फंक्शन बहुत हेल्प करता है हमारी। अब क्या डिसएडवांटेज है इस फालतू के, यानी काम की चीज है पर डिसएडवांटेज की वजह से फालतू लग सकती है। तो पहली बात, सिर्फ लीनियर सिस्टम के ऊपर ही तुम इसे लगा सकते हो, यानी जिसमें लीनियर ग्राफ इनपुट आउटपुट का बनता हो उसी पर अप्लाई कर सकते हो। जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह वगैरह कुछ भी बनता हो उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। सेकेंड, कि जिसके अंदर इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिसमें इनिशियल कंडीशन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको तुम जीरो नहीं मान सकते, तो वैसे केस में ट्रांसफर फंक्शन तुम अप्लाई नहीं कर सकते। और तुम दुनिया की कितनी चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, लेकिन फिजिकल कंडीशन तुम्हें उससे पता नहीं चलती। यानी मैथमेटिकल में सारे के सारे कमबख्त एक जैसे ही दिखते हैं। तुम किसी चीज का मैथमेटिकल करो, सारे एक फॉर्मूला के रूप में ही दिखेंगे ना तुम्हें, तो उस फॉर्मूला के ऊपर से तुम्हें अंदाजा नहीं लग सकता कि एक्चुअल कंडीशन क्या है तुम्हारे फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो ये उसकी बुरी बात है, वो ऑब्वियस बात है, तो हमें पता चल ही गई है कि भला मैथ्स का इक्वेशन देख के किसे पता चलेगा कैसे होगी असली कंडीशन यार। तो भैया आज के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। अब अगली बार से हम थोड़ा और डिटेल में घुसेंगे, तो तब तक के लिए बोलना नहीं पड़े, लेकिन उस लाल बटन पर अपना सिर फोड़ देना और फिर से ज्ञान का कीड़ा मन में उचकने लगे तो अपने चैनल ओरिजिन्स ईशाला पे आ जाना। और
आजकल हमने नया धंधा स्टार्ट किया है, जुड़ना हो जुड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी। कि तुम्हें अगर कोई भी रेफरेंस मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे ब्लॉग पर जाके सर्च कर लो, तुम्हें मोस्ट ऑफ सारे तुम्हारे सिलेबस की बुक्स मिल जाएगी। और ये पीपीटी भी आने ही वाली है, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करना, एल्विन केल्विन की तरह है तुम लोग। बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं तुम लोगों से। बाय।